बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंज़र्वेटिव एंड नॉन कंज़र्वेटिव फील्ड और फोर्सेस के बारे में है। ये टॉपिक बेटे पिछले टॉपिक से मिलता जुलता है, बस आपने जो लास्ट टाइम जो लेक्चर सुना था उसे पढ़ना है एक दफ़ा और उसमें देखना है कि हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में उससे मिलती जुलती चीज़ क्या है और क्या नई चीज़ आज आप आज के लेक्चर में सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे बिना टाइम वेस्ट किए। टॉपिक का जो टाइटल है ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि कंज़र्वेटिव एंड नॉन कंज़र्वेटिव फोर्सेस हैं। ये आपकी बुक में एज अ टॉपिक जो है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली जो हेडिंग्स है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों ग्रेविटेशनल फील्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे? क्योंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो ग्रेविटी अपनी तरफ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो ही उसके ऊपर फोर्स लगाती है। इसलिए पहले मैं अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स या मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताऊं, मैं उससे पहले आपको फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो कि आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड? द रीजन और स्पेस अराउंड अर्थ, अराउंड अ प्लैनेट, अराउंड ग्रेविटी इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे कि यहाँ पे एक बेटे अर्थ बना है, एक सर्कुलर स्फीयर मैंने यहाँ पे बनाया है। वैसे तो इसकी एलिप्टिकल शेप होती है, इसके अंदर ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही हैं ये इसकी फील्ड है। अगर कोई बॉडी जिसका मैस m है वो इस फील्ड के अंदर मौजूद है तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। जिस फोर्स के साथ वो इसे अट्रैक्ट करेगी उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देंगे। कंजर्वेटिव इसलिए लिखा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्या है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये कैसे वेरी करती है? एफ इन्वर्सली आर स्केयर, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ये फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब ये वेरिएबल फोर्स है, इससे हमने वर्क कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन द फील्ड, जब कोई वर्क फील्ड के अंदर मूव करता है और वो जो वर्क कर रहा होता है वो वर्क बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है। इसलिए जो वर्क आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्क जो भी कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले 2-3 MCQs हैं, ज़रा ये अपने माइंड में बिठा लें। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 180 डिग्री बनेगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। ध्यान से सुन लें, ये की पॉइंट्स हैं, ये MCQs हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट, मतलब जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होती है, तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कवर हो रहा है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों वेक्टर क्या है? अपोजिट में, तो एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है और फोर्स भी डाउनवर्ड है ग्रेविटी की, इसलिए उस वक्त एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। ये हम इंशाल्लाह कैलकुलेशन के अंदर पुट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स क्या है। सबसे पहले बेटे कंजर्वेटिव फील्ड वर्क कैलकुलेट करना है। ऐसी फोर्स होती है या ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क की कैलकुलेशन आए और वो पाथ पे डिपेंड ना करे। पाथ पे डिपेंड ना करने से मुराद ये है कि मिसाल ले लेते हैं, ये नीचे मैंने एक पाथ कंसीडर किया है A से लेकर B तक। अब ये एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये Y एक्सिस। इस A से B तक पहुंचने के लिए मुझे 3 रास्ते मिले। पहला रास्ता कि मैं पहले A से D की तरफ मूव करूं, D से किधर मूव करूं? B की तरफ, तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर हो गया बेटा? ये हो गया पाथ नंबर 1। दूसरा ये है कि मैं पहले A से C की तरफ मूव करूं, वर्टिकल मूव करूं, फिर C से B की तरफ मूव करूं, फिर भी मैं पॉइंट पे पहुंच गया। ये हो गया पाथ नंबर 2। और तीसरा पाथ ये है कि मैं डायरेक्ट इस A से B की तरफ भी जा सकता हूं। अब कितने पाथ हुए B तक पहुंचने में? 3 पाथ। अगर इन तीनों पाथ में वर्क की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे हम इंशाल्लाह वो सेम आ जाए तो इसका मतलब है चाहे आप इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, वर्क की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अगर वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ऐसी फोर्स से जो वर्क होता है उसे हम कंजर्वेटिव का नाम देते हैं। वो कंजर्व रही, कांस्टेंट रही, चेंज नहीं हुई। दूसरी बात बेटे क्या है कि सेकेंडली कंजर्वेटिव फील्ड को पहचानने का तरीका ये है कि वर्क डन बाय क्लोज पाथ 0 होना चाहिए।
क्लोज पाथ कौन सा, देखो ए से डी, डी से बी, बी से ए, ये देखो ये एक जो बन रहा है पाथ, ये क्लोज पाथ है। इस क्लोज पाथ में अगर वर्क की कैलकुलेशन का आंसर 0 आ जाता है तब भी बेटे ये जो फील्ड है ये क्या होगी, कंजर्वेटिव, और नॉन कंजर्वेटिव बेटे इसके उल्ट है। अब इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है। और याद रखें ये तीनों के तीनों क्या हैं, एमसीक्यूज। इसे आप बेटे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटे ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव है, एयर रेजिस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव, तमाम की तमाम क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। आप लोगों ने 3 और ये जो 3 लिखी हैं, इनके अलावा 5 ऐसी फोर्सेस घर से आपने ढूंढ के रजिस्टर पे नोट करके लानी है जो कंजर्वेटिव हो, और 5 ऐसी फोर्सेस ढूंढनी है जो नॉन कंजर्वेटिव हो। क्लियर हो गया बेटे बात। अब हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं इन 3 पाथ के ज़रिए। अगर हमारा तीनों के ज़रिए पाथ पे जो वर्क है वो सेम आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव है। मैंने यहाँ पे बेटे पाथ बनाए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। पाथ 1 को ज़रा नोट कीजिएगा। पाथ 1 क्या है, ए से डी, डी से बी, ए डी बी, ये पाथ 1 है। मैंने वो लिख लिया, वर्क ए डी बी। अब ए डी बी देखा जाए तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेगमेंट में डिवाइडेड है। याद है ना आपको कि अगर हम पाथ स्ट्रेट ना हो तो उसे डिवाइड कर देते हैं, सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक पाथ हमने डिवाइड कर दिया, ए से डी सेगमेंट डिवाइड कर दिया, और फिर डी से किधर कर दिया, बी तक डिवाइड कर दिया। तो वर्क फिर कैसे कैलकुलेट होगा, ए से डी, डी से बी। वर्क ए से डी देखें, वर्क ए से डी का फार्मूला है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब एफ डी कॉज 90 डिग्री पुट किया। याद करें बेटे, इधर देखो हम वर्क किससे करवा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फील्ड से। आप मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सुपर करके बनाता हूँ, आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटे, ये हॉरिजॉन्टल एरो लगा दिया, नज़र आ रहा होगा आपको, डी की तरफ, ए से डी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी किधर है, ये जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है नीचे की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, एंगल कितना बना बेटे, 90 डिग्री। कितना एंगल बना, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे। कॉज 90 का आंसर क्या होता है बेटे, 0। तो वर्क की वैल्यू ए से डी क्या होगी, 0। यहाँ पे याद रखिएगा ए से डी भी 0 और सी से बी भी 0, क्योंकि यहाँ पर भी देखें जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आप कवर कर रहे हैं, फोर्स किधर को लग रही है, नीचे की तरफ। इज इट क्लियर भाई। एक और अहम बात इधर ही मैं क्लियर करके जाता हूँ ताकि आगे जाके मुझे वो बतानी ना पड़े। वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल वर्क नोट करिएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना भी वर्क आएगा वो 0 आएगा। वजह क्या है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल है। समझ आ गई बेटे इस बात की। नेक्स्ट, अब वर्क डी से बी, मतलब अब हम देखें डी से बी, डी से बी से मुराद है कि हम ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल कवर हो रहा है, ऊपर की तरफ कवर हो रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। दोनों वेक्टर क्या हो गए, अपोजिट हो गए। डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये देखो यहाँ पे मैंने एंगल कितना पुट किया, और एफ किसके इक्वल होता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट की इक्वल, क्योंकि बॉडी वेट इसमें आ जाता है, एम जी के इक्वल। और जो वर्टिकल डिस्टेंस है डी से बी, उसको मैंने एच से नाम दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, एम जी एच। क्लियर हो गया, फोर्स का समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट, अब एम जी एच कॉज 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री लिखेंगे तो माइनस एम जी एच आ जाएगा। ये बात भी समझ आ गई। टोटल वर्क कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया माइनस एम जी एच। समझ आ गई बेटे इतनी। ये फर्स्ट पाथ से वर्क की कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। सेकंड पाथ की तरफ जाते हैं। सेकंड पाथ हमारा है ए से सी, सी से बी। ए से सी देखो डी से बी जैसे नहीं है, बिल्कुल ये वर्टिकल लाइन है, ये भी वर्टिकल लाइन है, इधर भी वर्टिकल डिस्टेंस हो रहा है, इधर भी वर्टिकल डिस्टेंस हो रहा है, इधर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है, इधर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे है। समझ आ गई इस बात की। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब जो वर्क इधर होगा, सॉरी इधर होगा वही इधर होगा, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। यही चीज़ें हमने यहाँ पे पुट की है। देखो ए से सी पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर सी से बी, ठीक है। फिर देखें वर्क ए से सी क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। अब ए से सी वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वर्टिकल, तो क्या आएगा, एम जी कॉस 180 डिग्री। बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके बेटे, माइनस एम जी एच आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट, अब वर्क सी से बी वो 0 होता है। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, ए से डी क्या होता है 0, सी से बी भी क्या होगा 0। तो वो बेटा अब ये देखें, कॉस 90 डिग्री एंगल बनेगा, 0 आ जाएगा। पुट किया, टोटल वर्क कैलकुलेट किया, माइनस एम जी एच प्लस 0 और माइनस एम जी एच। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी होती जा रही है कि एक वर्क अगर माइनस एम जी एच आया है तो दूसरा भी माइनस एम जी एच आया है।
दो पाथ से वर्क तो सेम आ गया, अगर तीसरे पाथ से भी वर्क सेम आ जाता है तो इसका मतलब है वर्क जो है किसी भी पाथ से कैलकुलेट किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स से किसी भी पाथ से कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या हो जाता है बेटे, वो कांस्टेंट रहता है, वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। और अगर पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो वो वाली जो फील्ड है, वो वाली जो फोर्स है, उसका नाम क्या रख दिया हमने, कंजर्वेटिव फील्ड रख दिया। रिजल्ट क्लियर भाई, समझ आ गई। अब पाथ नंबर 3 की तरफ आते हैं, वर्क ए से बी। ये देखो ये ग्राफ बना हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं अभी, ए से बी आ गया। अब ए से बी पहले हमने देखना क्या है कि वर्क कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये भी देखें वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स बनानी है, वर्क वाला फार्मूला लगाना है। तो वर्क क्या पहले निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अगर देखें ये पाथ मैंने यहाँ पे नोट करिए बेटे, ए से लेकर बी तक मैंने पाथ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गौर से देखें, हॉरिजॉन्टल जितना भी वर्क होगा वो जीरो होगा। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, ए से डी, सी से बी, ये वर्क जीरो आया है। तो हॉरिजॉन्टल जितना भी पाथ जितने भी डिवाइड हुए हैं, चाहे हम उनको 1 बाय 1 क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, फिर भी उनका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। हॉरिजॉन्टल वर्क क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बनने हैं, फोर्स नीचे की तरफ है। नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। मैंने जो तरीका लगाया बेटा वो जरा आप अंडरस्टैंड करिएगा। एवरी कॉज वर्टिकल में एंगल हर जगह पे 180 डिग्री बनना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, नीचे की तरफ। 180 डिग्री बन गया, इसका मतलब ये आप कॉज 180 पुट करेंगे तो -FD आ गया। अब फोर्स किसकी इक्वल है, mg की इक्वल, ठीक है, और साथ में नेगेटिव साइन। और जो ये जो डिस्टेंस है, चूंकि इसे हमने डिवाइड किया हुआ छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होता है, y, फिर मैंने क्या किया, उसको छोटे छोटे सेगमेंट में y1, y2, y3, y4, इस तरह मैंने कैलकुलेट। n पाथ, n एलिमेंट मैंने बनाए थे पूरे सेगमेंट के। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस का सम। फिर मैंने ये टोटल डिस्टेंस का जो सम है ए से बी, वो मैंने किसके इक्वल लिखा है, एच के इक्वल, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ से -mgh, मतलब वर्क तीसरे से भी क्या आ गया, -mgh आ गया। क्लियर हो गया बेटा ये बात। तो तीनों पाथ से ये हमें समझ आ गई कि वर्क जो है वो, वर्क डन जो है वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स से करेंगे। और कंजर्वेटिव फोर्स मीन ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स जो वो कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्क डन फ्रॉम क्लोज पाथ। अब वर्क डन क्लोज पाथ में क्या होगा, देखो मैंने क्लोज पाथ कौन सा लिया है, ए से लेकर डी, डी से बी, बी से ए, ये नोट कर लें, ये क्लोज पाथ बन गया। समझाई बात की। अब क्या करेंगे, पहले वर्क ए से डी जो कि जीरो है, डी से बी नेगेटिव -mgh। जब ऊपर से नीचे आएंगे ना, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव -mgh है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव mgh आएगा। सिर्फ एंगल का फर्क बनना है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एंगल फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एंगल 180 डिग्री है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी नीचे, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल बनेगा। cos 0 क्या होता है, +1 मैक्सिमम, तो फिर क्या देगा mgh। तो ये देखिए वर्क, ये मैंने सारे जो वर्क के अलग कर लिए, इनमें वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया, 0। इससे बेटे आज के लेक्चर में जो समझ आती है वो ज़रा आप लोग ध्यान से समझें, ठीक है। मेरी बातों को 2 मिनट आपने गौर से सुनना है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। आज के लेक्चर के अंदर जो मेन बात थी वो ये थी कि हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझना था। फिर हमने उनमें से कोई एक एग्जांपल ली, उसके ऊपर वर्क कैलकुलेट किया, और वो वर्क जो आया वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ आया। इसी तरीके से हमने जो पहले कंजर्वेटिव फील्ड की बात की कि वर्क डन बाय क्लोज पाथ जो है वो भी ज़ीरो होता है, वो भी प्रूव हो गया। हमारी तीनों जो कंडीशंस हैं वो पूरी की पूरी सेटिस्फाइड है, इसलिए ये कंजर्वेटिव फील्ड होगी। एक बात। दूसरी बात बेटा ये है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फील्ड कौन सी होती है, जिसमें ये डिपेंड करे। अब उसके अंदर फ्रिक्शन की फोर्स है, ए रेजिस्टेंस की फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। थोड़ा सा मैं जस्ट आपको एक मिनट के लिए ये बताऊंगा कि फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो कैसे नॉन कंजर्वेटिव है। देखो बच्चों, जब हम एक पाथ को फॉलो करते हैं तो उस वक्त जो आपको अपोजिट फोर्स लग रही होती है ना, वो वेरिएबल होती है, वो और होती है। लेकिन जब आप एक लॉन्गर पाथ डिस्टेंस कवर करेंगे या किसी और पाथ के जरिए जाएंगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स का इफेक्ट और होगा। मतलब हर एक तरफ जब आप पाथ कवर कर रहे हैं, फ्रिक्शन की फोर्स सेम आपको अपोज नहीं करेगी, बल्कि वेरी करेगी। जब वो वेरी करेगी, चेंज होगी, तो उससे वर्क की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो समझ आई बात की बेटे, कंजर्वेटिव फील्ड की भी, कंजर्वेटिव फोर्स की भी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी। इसके साथ बेटे आज का हम लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं। कोई भी सवाल हो आप लोगों को इस लेक्चर के मतलब आप लोग बाय व्हाट्सएप में से पूछ सकते हैं। जज़ाकुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।